नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से तो भारत में आती है, परंतु वो धीरे धीरे भारत में ही अपना प्रभुत्व स्थापित करती है और भारत पर एक नियंत्रित स्थापित करती है। ठीक है। और धीरे धीरे पूरे भारत पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करते करते वो पूरे भारत पर अपना एक अधिनियम स्थापित करने का प्रयास करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें आगे की ओर बढ़ती हुई चली गई। तो देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। ठीक है। और पूरे भारत पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर देती है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, लेकिन वो क्या करती है, यहाँ पर अपना राजनीतिक जो नियंत्रण है उसको भी स्थापित करने का प्रयास करती है। तो देखिए कंपनी के द्वारा पहली बार एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। तो 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच। तो बंगाल के नवाब का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो सिराजुद्दौला, यानी कि बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। और कंपनी का नेतृत्व करने वाला है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। जिस इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध होता है और लॉर्ड क्लाइव विजयी होता है। फिर आगे चलते हुए एक और युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध होता है। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल शाह आलमगीर और जो कंपनी का नेतृत्व करता है वो है हेक्टर मुनरो, जिसमें हेक्टर मुनरो जो है विजयी होते हैं। और इस प्रकार से कंपनी जो है अब राजनीतिक रूप से पूरे भारत को जो है कंट्रोल करना प्रारंभ कर देती है। अब देखिए कंपनी के द्वारा कई सारे नियम बनाए गए। ठीक है। कानून का निर्माण किए गए ताकि भारत के लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो भी कानून का निर्माण होता था वो सारे के सारे ब्रिटिश संसद से पारित हुआ करते थे। ठीक है। तो कौन सा कानून, तो 1773 से लेकर के 1857 तक का कानून, और दूसरा है हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक के कानून। अब देखिए ये 1773 से लेकर के 1857 तक के जब कानून हो वो किसके द्वारा लागू होते थे, तो ये कानून कंपनी के द्वारा लागू होते थे। और 1858 से लेकर के 1947 तक के जो कानून है वो किसके द्वारा लागू होते थे, ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के द्वारा। ठीक है। तो देखिए यहाँ 1773 से 1857 तक का जो कानून पूरा का पूरा कंपनी के अधीन था। और 1858 में एक क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति। ठीक है। इस कंपनी के बाद जो है पूरा का पूरा कानून का नियंत्रण जो है ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो 1773 से लेकर के 1857 के बीच जो भी कानून बने हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है। फिर 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट है। 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक में कौन कौन से कानून बने हैं ब्रिटिश ताज के द्वारा, तो 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। उसके बाद देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग नियामक कानून यानी कि नियंत्रक कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए इस कानून के द्वारा क्या क्या जो है रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या अधिनियम लागू किए गए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए निर्मित
प्रथम लिखित कानून है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो अंग्रेज के द्वारा प्रथम लिखित कानून है। ठीक है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत से किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो है वो भारत से किसी भी प्रकार का कोई उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के, उन पर जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। ठीक है। वो लोग इतने पैसे वाले हो गए थे कि वो कंपनी का नुकसान कर देते थे और अपना फायदा वो लोग केवल करते थे, जिससे कंपनी का पूर्ण रूप से जो है लॉस यानी कि घाटा होता चला गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे ऐसे कर्मचारी हुआ करते थे जिन्होंने क्या करते थे कि जो कंपनी के कर्मचारी होने के साथ साथ वो लोग अपना निजी व्यापार भी करते थे। ठीक है। जिससे क्या होता था कि कंपनी पूर्ण रूप से लॉस यानी कि घाटा होता चला गया और जो कर्मचारी है वो माला माल होते चले गए, यानी कि अमीर बनते चले गए। ठीक है। तो उन पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो जो कर्मचारी होंगे वो केवल और केवल कर्मचारी का ही काम करेंगे, अपना निजी कोई व्यापार नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। आगे हम लोग चीजों को समझेंगे। तो देखिए, यहां समझने का प्रयास कीजिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को माफ कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। और माफ कीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अब देखिए, बंगाल, मद्रास और बंबई तीन प्रांत काफी महत्वपूर्ण थे। बंगाल भारत का प्रथम राजधानी है। ठीक है। यानी कि बंगाल का कहने का मतलब है कोलकाता, भारत का प्रथम राजधानी। ठीक है। तो बंगाल में ही पड़ता है। तो बंगाल प्रमुख केंद्र था अंग्रेजों के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, मद्रास और बंबई ये तीन प्रांत काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। अब जो बंगाल में जो गवर्नर होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? तो गवर्नर जनरल। ठीक है। तो बंगाल में जो शासन करेगा या नियंत्रण करेगा वो किस नाम से जाना जाएगा? गवर्नर जनरल। ठीक है। और मद्रास और बंबई में जो नियंत्रण करता रहेंगे, यानी कि जो नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे या शासन करेंगे, वो किस नाम से जाने जाएंगे? तो गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। अब ये गवर्नर जनरल जो बंगाल में है, वॉरेन हेस्टिंग, इसका इतना पावर होगा कि वो बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग। अब याद रखिएगा, जो अंतिम होगा वही कहीं ना कहीं किसी भी चीज के पद में वो प्रथम होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। जो अंतिम होगा वो कहीं ना कहीं किसी भी पद पर वो प्रथम होगा। तो अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। समझ में आया यहां तक? उसके बाद देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। तो देखिए, एक बार चीज को समझ लीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए 1773 1773 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में, ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो 1774 कलकत्ता में एक विलियम फोर्ड या फोर्ड विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो 1774 में जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इस सर्वोच्च कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश है लॉर्ड एलिजा एम्पे। ठीक है, लॉर्ड एलिजा एम्पे इसके प्रमुख, इसके मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब देखिए 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके तहत क्या किया गया, इसमें जो कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है व्यापार, दूसरा है राजनीतिक। अब व्यापार पर जो नियंत्रण रखेगा उसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। राजनीतिक पर जिसका नियंत्रण होगा उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो व्यापार का जो संचालक करता है यानी संचालक मंडल है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग संचालक मंडल के नाम से जानते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हम लोग नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है। पहले क्या होता था कि व्यापारी का एकाधिकार केवल और केवल कंपनी के पास ही था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटेन का अब नागरिकों को भारत में व्यापार करने का मन हुआ? तो होता है क्या कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, वो इतने अमीर हो गए थे, कंपनी का घाटा करते करते इतना घूसखोरी, इतना रिश्वत लेते थे, इतना नजराना लेते थे, इतना उपहार लेते थे, यानी कि इतना भ्रष्टाचार करते कि वो लोग इतने अमीर हो गए, इतने पैसे ब्रिटेन भेजते थे। कंपनी तो घाटा में जा रहा था, कंपनी का तो घाटा हो रहा था, कंपनी लॉस हो जा रहा था, परंतु ये जो कर्मचारी थे ये काफी धनवान हो गए थे और ये ब्रिटेन अपना सारा पैसा भेजते थे। और वहां के लोग जब देखते थे कि भारत से इतना सारा पैसा आ रहा है तो हमें भी जाकर के वहां व्यापार करना चाहिए, या हमें भी जाकर के वहां पर जो है किसी भी कर्मचारी के पद पर कार्य करना चाहिए। तो वो लोग अब इस तरह के अपील करते हैं, जिसके द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जो है भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय का व्यापार और चीन से व्यापार का जो भी अभी एकाधिकार था वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो चाय का व्यापार और चीन से व्यापार का अधिकार किसके पास था? तो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष राशि दी जाएगी। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो भी भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष दी जाएगी। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत अब क्या होता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, ये सारे के सारे चीजों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि चाय और चीन सहित जो भी एकाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। भारत के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। अब किसी भी चीज पर या किसी भी सहमति पर, किसी भी कानून पर, ठीक है, किसी भी क्षेत्र पर जो है भारत के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। और 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले की विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति, यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई, ठीक। उसके बाद देखिए 1858 का अधिनियम। अब देखिए 1858 का अधिनियम क्या है, तो इस अधिनियम को इलाहाबाद का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1858 का अधिनियम क्या, देखिए 1857 का महाविद्रोह हुआ था, उसके तहत कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। और अब जो है भारत पे कौन शासन करेगा, तो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है शासन करेगा। तो ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, और जिसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था, ठीक है, इलाहाबाद के दरबार में। इसलिए इसे इलाहाबाद का घोषणा पत्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसके तहत क्या कर दिया गया, तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत पर शासन ब्रिटिश ताज यानी क्राउन महारानी का शासन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से भी जाना जाएगा। तो गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाएगा। वायसराय क्या है, तो आपको पता होगा, एक था कुछ प्रांत ऐसे होते थे जिस पर राजा का शासन होता था, जिसको हम लोग देसी रियासत कहते हैं, ठीक है। और कुछ प्रांत ऐसे हुआ करते थे जिस पर ब्रिटिश शासन यानी कंपनी का डायरेक्ट शासन होता था, ठीक है। तो देसी रियासत जो था, अगर देसी कि कोई भी गवर्नर जनरल है, जब वो देसी रियासत के राजा से मिलने के लिए जाएगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे वायसराय के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, जो देसी रियासत है उसमें राजा का शासन होता है, ठीक है, वो राजा ही वहां पर शासन करेगा, ठीक है। तो उस देसी रियासत के राजा से मिलने के लिए जब ये गवर्नर जनरल जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, वायसराय। तब वो वायसराय के नाम से जाना जाएगा। आगे हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, भारत में एक ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, जिस पर जो है कंपनी का सीधा नियंत्रण होता था, ठीक है। एक था देसी रियासत जिसमें राजा का नियंत्रण होता है या राजा शासन करता था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो है, ये जो गवर्नर जनरल है, ये क्या करेगा, जब ये ब्रिटिश भारत यानी कि जब कंपनी के किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए जाएगा तब तो वो गवर्नर जनरल ही माना जाएगा। परंतु जब गवर्नर जनरल किसी देसी रियासत के राजा से मिलने के लिए जाएंगे तब वह वायसराय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 1858 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता है वही वायसराय होगा। लॉर्ड कैनिंग अगर गवर्नर जनरल है तो वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा, ठीक है। केवल पद को जो है पद चेंज होता है, ठीक है। गवर्नर जनरल जब दूसरी रियासत से मिलने जाएगा तो वायसराय कहलाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। 1809 लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया। यहां तक क्लियर है। 5वां नंबर देखिए, भारत सचिव का पद सृजित किया गया, ठीक है। भारत सचिव कौन होता है, कैबिनेट मंत्री यानी मंत्री जैसा ही कोई पद होता है। ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री जैसा ही एक पद है भारत सचिव, ठीक है।
इसकी सहायता के लिए भारत परिषद बनाया गया, और भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सचिव ही होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए प्रथम भारत सचिव कौन है? तो लॉर्ड स्टैनली है। अंतिम भारत सचिव कौन है? तो विलियम हेयर है। ठीक है, छठा नंबर देखिए, बजट निर्माण के संबंध में भारतीयों की भागीदारी। तो बजट जो भी बजट बनाए जाएंगे या बजट का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत। परंतु उन्हें केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।